Good morning, students. Welcome to all of you in the Mangnale biology classes. Myself Munot Mangnale. In the last class, we discussed about the glycolysis process as well as structure of mitochondria, structure of ATP, and detailed discuss about the aerobic respiration as well as anaerobic respiration. Today, we are going to discuss about the next part of the chapter of respiration is aerobic respiration. आज हम चैप्टर का अगला पार्ट लेने वाले हैं, that is aerobic respiration. Already I have told you aerobic respiration process involve three steps. aerobic respiration process जो है उसमें तीन स्टेप लगते हैं. पहली प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी स्टेप है क्रेब्स साइकिल और तीसरी स्टेप जो है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो आज हम चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एरोबिक रिस्पिरेशन. तो व्हाट इज एरोबिक रिस्पिरेशन पहले आपको मैंने बताया है. The process of respiration occur in presence of free molecular oxygen is called as aerobic respiration. और aerobic respiration generally higher organism में होता है. इसमें होता है higher organism होता है, यूकेरियोटिक सेल में होता है, जहाँ पे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहीं पे जनरली एरोबिक रिस्पिरेशन होता है. ओके, ये कंफर्म है, तय है. तो फिर एरोबिक रिस्पिरेशन में होता क्या है, मैंने ऑलरेडी बोला था आपको. एरोबिक रिस्पिरेशन में तीन स्टेप होते हैं. कौन कौन से तीन स्टेप्स? वन इज पहली जो प्रोसेस एरोबिक रिस्पिरेशन में वो है ग्लाइकोलाइसिस. कौन सी है? ग्लाइकोलाइसिस. ओके, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ग्लाइको मींस ग्लूकोज, लाइसिन मींस ब्रेकडाउन. ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, शुगर ब्रेकडाउन होता है. ओके, जो साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस. उसको हम ईएमपी पाथवे कहते थे, साइटोप्लाज्म रिस्पिरेशन कहते थे. हो गया. अभी सेकंड प्रोसेस कौन सी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एरोबिक रिस्पिरेशन. क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है एरोबिक में होता था, अनारोबिक में होता था ना, मगर एरोबिक रिस्पिरेशन जो है उसमें बेसिक दो स्टेप आते हैं अभी. ओके, कहाँ पे? एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर. ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो प्रोसेस है उसके बाद आपको मिलता है क्रेब्स साइकिल. क्या मिलता है? क्रेब्स साइकिल मिलता है. और तीसरा जो है, ओके, इसका सेकंड पार्ट में आपको बता रहा हूँ, क्रेब्स साइकिल आता है. और तीसरा जो पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीसरा पार्ट है. सो दिस इज अबाउट द एरोबिक रिस्पिरेशन एंड द स्टेप्स ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन. बेसिक 3 स्टेप आते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर. ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है मैंने आपको बताया. व्हाट हैपन इन एरोबिक रिस्पिरेशन? ऑर्गेनिज्म कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन होता है ना. दूसरी बात, एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है प्रोसेस में. क्या इन्वॉल्व होता है? ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में. एरोबिक रिस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, एनर्जी स्टोर टू सिंथेसाइज लार्ज नंबर ऑफ एटीपी. एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन होती है and that energy help in the production of ATP molecules. ATP आपको पता है बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं. और ATP फॉर्मेशन इन एरोबिक रिस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एरोबिक रिस्पिरेशन में ओके क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट जो यूज होता है ना, ओके, जो कि आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट कौन सा था? पायरुविक एसिड था. ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट कौन सा था? पायरुविक एसिड था. वो साइटोप्लाज्म में फॉर्म हुआ था. अभी वो पायरुविक एसिड क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आएगा ना. कौन? पायरुविक एसिड जो फॉर्म हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में, वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आता है. और जब वो आता है तो वो हेल्प करता है किसके लिए? एटीपी प्रोडक्शन के लिए. और उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. ओके, एंड यूकेरियोटिक सेल में होता है ये. माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है. O2 रिक्वायर. तो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या क्या चाहिए? O2 रिक्वायर, O2 लगता है. दूसरी चीज क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया यूजफुल, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है. बाद में मोर एनर्जी प्रोडक्शन होता है. मोर एनर्जी प्रोडक्शन होता है. ओके, कितना? 30 ATP. 30 ATP प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? एरोबिक रिस्पिरेशन में. ओके, बाद में एरोबिक रिस्पिरेशन किसमें होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में होता है. हायर ऑर्गेनिज्म में होता है. ओके, जिस ऑर्गेनिज्म में
माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, CO2 और बाद में आपको पता होगा इसमें क्या होता है, रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, बाय प्रोडक्ट, कौन से बाय प्रोडक्ट, CO2 वाटर, CO2 बाहर निकलता है, वाटर निकलता है और उसी के साथ एनर्जी प्रोडक्शन भी होता है ना, कहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन में ये सब कुछ होता है, ओके। हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट जो है, फूड जो है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, तो उससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ओके। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, तो यहाँ पे होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होते हैं ना, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के एंड में पायरुविक एसिड जो फॉर्म हुआ था वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है, ओके, और वहाँ पे होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखते हो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, लीविंग मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टेपवाइज हाइड्रोजन रिलीज होता है, ओके, हाइड्रोजन रिलीज होता है और वो हाइड्रोजन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में स्टोर होता है ना, इस प्रोसेस में, ओवरऑल प्रोसेस में हाइड्रोजन रिलीज होता है, ओके, और दैट हाइड्रोजन रिलीज स्टोर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आप देख सकते हो, जो एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है ना, तो उसमें क्या होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होता है और CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होते हैं तो मॉलिक्यूल में से, मतलब जो भी साइकिल के मॉलिक्यूल है ना उसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, तो आपको पता होगा उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का थीम समझ लीजिए, ये क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन एटम रिलीज होते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, CO2 रिमूव होता है। ये दो प्रोसेस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एरोबिक रेस्पिरेशन में वैसे आप देख सकते हो बेसिक दो स्टेप होते हैं। कौन से दो स्टेप होते हैं, दैट इज वन इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ acetyl coenzyme A and other is called as TCA cycle, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। तो ये बेसिक दो स्टेप होते हैं, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ acetyl coenzyme A। ये जो पहले स्टेप्स है, ओके, जो कहाँ होते हैं, दोनों स्टेप्स, बोथ द स्टेप्स आर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये दोनों जो स्टेप्स है, acetyl coenzyme में फॉर्मेशन हो या TCA साइकिल हो, दोनों भी कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, ओके। और पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको पता है होता क्या है, यहाँ पे जैसे ही ETS में जाता है ये प्रोडक्ट, मैंने आपको बोला यहाँ से क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में दो चीजें होती है, एक तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, ओके, और दूसरी चीज CO2 रिमूव होता है। कहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो याद रखिए जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाके स्टोर होता है, और बाद में हाइड्रोजन का क्या बनता है, दिस हाइड्रोजन गिव राइज टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ना, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। और याद रखिए ये 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसका यूज कहाँ होता है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है ना, समझ रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता है, वो हाइड्रोजन NAD लेते हैं, FAD लेते हैं, बाद में उसका हाइड्रोजन का क्या होता है, ब्रेकिंग होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है, और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होते हैं, ओके, या फिर ATP फॉर्मेशन के लिए। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का यूज किसमें होता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP फॉर्मेशन के लिए, ATP प्रोडक्शन के लिए होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। हाइड्रोजन से ये बनता है ATP, ETS में होता है, एंड प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो प्रोसेस है, ये जो ATP प्रोडक्शन है, ये जो प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ, ये कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपको पता है वहाँ पे फोल्डिंग रहती है, उसको क्रिस्टा बोलते हैं। क्रिस्टा के ऊपर F1 पार्टिकल रहते हैं, तो F1 पार्टिकल के अंदर हेड है, तो हेड के अंदर ये प्रोसेस होती है ATP प्रोडक्शन की। तो ये आपको तय हुआ, कंफर्म हुआ कि कहाँ पे होता है। नेक्स्ट उसमें जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताया, इसका पहले हम एक्सप्रेशन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ acetyl coenzyme में कैसे होता है। आपको बताया था मैंने, पायरुविक एसिड की जो है अलग अलग फेट है ना,
पायरुविक एसिड के अलग अलग फेट है, तो अराबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी पायरुविक एसिड रिएक्ट होता है आपको पता होगा, अगर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है, कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है, कितने कार्बन के, 3 कार्बन के, तो पायरुविक एसिड का क्या होता है, पायरुविक एसिड के 2 रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट होता है। मतलब पायरुविक एसिड से 2 चीजें होती है, एक तो क्या होता है, ओके, पहला क्या होता है, CO2 बाहर निकल जाता है, इसमें से क्या होता है, CO2 बाहर निकल जाता है, 2 CO2 बाहर निकल जाते हैं, ओके, एक, और फिर यहाँ पे और क्या होता है, 2 NAD का कन्वर्शन 2 NADH2 में होता है, और फिर 2 एसिटिल कोएंजाइम A का कन्वर्शन, 2 एसिटिल कोएंजाइम A का कन्वर्शन 2 एसिटिल में होता है ना, 2 एसिटिल में होता है, मतलब ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। तो ये जो पूरी साइकिल है इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A। इसको 5 नाम है, टोटल 5 नाम। कौन कौन से 5 नाम है, पहला नाम है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A, दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, तीसरा नाम है लिंक रिएक्शन, क्या नाम है, तीसरा नाम क्या दिया मैंने आपको, लिंक रिएक्शन। उसका फोर्थ नेम जो है, चौथा नाम जो है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन रिएक्शन, और चौथा नाम है ट्रांजिशन रिएक्शन, और पांचवा नाम है गेटवे पाथवे। 5 नाम है इसको, ये जो एसिटिल कोएंजाइम A फॉर्मेशन है उसके 5 नाम है, ओके। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट एक, ये 2, बाद में लिंक रिएक्शन 3, ओके, बाद में ट्रांजिशन रिएक्शन 4, और गेटवे पाथवे 5, ये 5 नाम है इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, पायरुवेट का ग्लाइकोलाइटिक कैटाबोलिज्म होता है, ग्लाइकोलाइसिस के कैटाबोलिज्म कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, बाद में कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में है, और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आने के बाद ये जो 2 मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड के, उसमें से 2 चीजें होती है, एक तो CO2 बाहर निकलता है, इसलिए उसको कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, ओके, और एंजाइम कौन सा रहेगा, एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि हाइड्रोजन निकल जा रहा है ना, हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो आपको पता होगा ये जो NADH2 फॉर्म होता है, दैट NADH2 एंटर इन द ETS, NADH2 क्या करता है, ETS में एंट्री करता है, और ETS में जाके वहां पे क्या होता है, इस NADH2 से ATP बनते हैं ना। एसिटिल कोएंजाइम फॉर्मेशन में, लिंक रिएक्शन में जो 2 NADH2 फॉर्म होते हैं, ये 2 NADH2 ETS में जाके वहां पे उसका क्या होता है, ATP प्रोडक्शन होता है, ओके, उसको हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय, एंजाइम का नाम बोला मैंने आपको, यहाँ पे एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, एंजाइम का नाम पूछ सकते हैं, याद रखिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन आपके सामने है, ओके, और यहाँ पे क्या होता है, Mg++ कोफैक्टर है, एंजाइम कौन सा है, एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। सो दिस इज अबाउट रिएक्शन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A की रिएक्शन है ये, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से एक सब कुछ बनता है। तो बना क्या, फिर क्या क्या बना, 2 CO2 निकल गए, 2 NADH2 मिल गया, और 2 एसिटिल कोएंजाइम मिल गया ना आपको। और याद रखिए ये एसिटिल कोएंजाइम जो फॉर्म होता है ना, दैट एसिटिल कोएंजाइम, ओके, इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंटर इन TCA साइकिल। अब ये जो 2 एसिटिल कोएंजाइम है, ये जो 2 एसिटिल कोएंजाइम है, वो कहाँ जाएगा, TCA साइकिल में जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। अभी देखते हैं, ये हो गया एसिटिल कोएंजाइम फॉर्मेशन हो गया। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कौन सा, क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल। TCA साइकिल को शॉर्टकट में कहते हैं TCA, मगर लॉन्ग कट क्या है उसका, लॉन्ग फॉर्म क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ओके। मैंने आपको बोला एरोबिक रिस्पिरेशन के 2 टाइप है, एक है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम और दूसरा है TCA साइकिल। तो हम डिटेल में आप डिस्कशन करेंगे। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट TCA साइकिल इन डिटेल, ओके। आपको मैंने बताया TCA साइकिल के भी अलग अलग नेम है, ठीक है, TCA साइकिल के भी अलग अलग नेम है। मैं आपको इसके स्टेप बताऊंगा TCA साइकिल में कौन कौन से, उसके साथ एंजाइम बताऊंगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज TCA साइकिल, लॉन्ग फॉर्म क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ओके, या उसी को कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या उसी को तीसरा नाम है और कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल।
क्रेब्स साइकिल, ये तीन नाम है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो मैं आपको लिंक रिएक्शन के साथ साथ टीसीएस साइकिल भी बता रहा हूँ। ओके, लिंक रिएक्शन के साथ साथ टीसीएस साइकिल भी बता रहा हूँ। टीसीएस साइकिल में क्या होता है? इट इज द साइक्लिक रिएक्शन। टीसीएस साइकिल क्या है? एक साइक्लिक रिएक्शन है और जिसमें क्या होता है आपको पता था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फॉर्म हुए थे। कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। ओके, बाद में पायरुवेट का क्या बनता है? 2 एसिटिल कोएंजाइम भी बनता है। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, CO2 बाहर निकलते हैं ना, CO2 बाहर निकलते हैं और उसी के साथ यहाँ पे क्या होता था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 फॉर्म हुआ था। तो इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ये हो गई, हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। लिंक रिएक्शन होने के बाद ये जो ट्वाइसिल कोएंजाइम है उसमें से कोएंजाइम एंट्री करता है। कहाँ पे? कोएंजाइम एंट्री कहाँ करता है? क्रेब्स साइकिल में। अब यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगी तो क्रेब्स साइकिल जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? यहाँ पे पहला जो 4 कार्बन कंपाउंड है ऑक्सोलैक्टिक एसिड, वो क्या करता है, 2 कार्बन का एसिड कोएंजाइम एक्सेप्ट करता है और दोनों का रिएक्शन होता है। अब क्या बनता है? पहला प्रोडक्ट बनता है इसका सिट्रिक एसिड, जो कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है ना। तो याद रखिए, मैंने आपको बोला कि क्रेब्स साइकिल अभी स्टार्ट हो गई और क्रेब्स साइकिल में याद रखिए 9 स्टेप रहते हैं। क्रेब्स साइकिल में क्या रहते हैं? 9 स्टेप रहते हैं। मैं आपको पहले शॉर्टकट इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, बाद में एक्सप्लेनेशन डिटेल करते हैं, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में पहली स्टेप स्टार्ट हो गई, कौन सी? ये दिस इज फर्स्ट स्टेप। ओके, और ये फर्स्ट स्टेप का नाम है, ओके, स्टेप्स के नाम इधर दे रहा हूँ मैं आपको। क्रेब्स साइकिल में कितने स्टेप है? टोटल 9 स्टेप्स है। तो उस पहले स्टेप का नाम है कंडेंसेशन। पहले स्टेप का नाम क्या है? कंडेंसेशन होता है, जहाँ पे क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल पे ऐड होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और वो ये जो 4 कार्बन का है उसका ये 2 कार्बन के साथ रिएक्शन होता है। कौन है 2 कार्बन का? एसिटिल कोएंजाइम है और ये दोनों का क्या बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है 6 कार्बन का। याद रखिए, इन दिस पाथवे द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इज, ये पाथवे में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है 6 कार्बन का है, उसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। इसी को ये साइकिल बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। क्या नाम है साइकिल का? सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। तो ये है पहली स्टेप्स। दूसरी स्टेप कौन सी है? सेकंड स्टेप कौन सी है? आइसोमराइजेशन, जिसमें क्या होता है, आइसोसिट्रिक एसिड जो है, सॉरी, सिट्रिक एसिड जो है उससे क्या बनता है? सिस एक्रोनिटिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड से क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने की वजह से सिस एक्रोनिटिक एसिड बनता है। सिस एक्रोनिटिक एसिड बनता है। ओके, सिस एक्रोनिटिक एसिड बनता है जो कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। बाद में सिस एक्रोनिटिक एसिड से क्या बनता है? आइसोसिट्रिक एसिड बनता है ना, आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, ठीक है, जो भी कितने कार्बन का? 6 कार्बन का है। तो यहाँ पे याद रखिए, ये है सेकंड स्टेप्स, ये है सेकंड स्टेप जिसको हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। ओके, सेकंड स्टेप को क्या कहते हैं? आइसोमराइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सिट्रिक एसिड का और आइसोसिट्रिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का और आइसोसिट्रिक एसिड का क्या हो रहा है? आइसोमराइजेशन होता है। ओके, सिट्रिक एसिड का और आइसोसिट्रिक एसिड का इंटरकन्वर्शन होता है। पहले होता है डिहाइड्रेशन, बाद में होता है हाइड्रेशन। मतलब पहले वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है, डिहाइड्रेशन, बाद में वाटर मॉलिक्यूल आता है, उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। ओके, ये 2 स्टेप होती है, ठीक है। बाद में आपको एंजाइम के भी नाम बताऊंगा मैं, पहले स्टेप का नाम और रिएक्शन के प्रोडक्ट का नाम याद रखो, बाद में एंजाइम के नाम बताऊंगा, ठीक है। स्टेप पहली ये हो गया सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन। स्टेप दूसरी आइसोमराइजेशन, जिसमें सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है, ठीक है। 2 स्टेप हो गए। बाद में आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बनता है? आइसोसिट्रिक एसिड जो है, ओके, जो बना हुआ है उससे क्या बनता है? ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। क्या बनता है? ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड या ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है। तो ये भी कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। मगर याद रखिए, यहाँ पे क्या होता है? 2 NAD का कन्वर्शन 2 NADH2 में होता है। आप बोलेंगे सर ये 2 क्यों ले रहे हो आप? ये 2 क्यों ले रहे हो? क्योंकि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है ना बेटा, तो इसका मतलब क्रेब्स साइकिल ट्वाइस होती है। जब पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लूंगा मैं
तो इसका मतलब क्रेब्स साइकिल कितने बार करूंगा, ट्वाइस करूंगा, दोबारा करूंगा, डबल करूंगा, तभी आपको रियल प्रोडक्ट मिलेंगे। कहां से, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से आपको पता है 2 मॉलिक्यूलर पायरुवेट बने थे ना, एक मॉलिक्यूलर ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूलर पायरुवेट बने थे। अभी 2 पायरुवेट लोगे तो पूरा ये रिएक्शन आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये है तीसरी स्टेप्स। ये कौन सी स्टेप है, थर्ड स्टेप्स, जिसमें ये प्रोडक्ट बन गया। ओके, क्या बन गया, ऑक्सैलो सक्सिनेट। और इसको क्या बोलेंगे फिर, ये जो तीसरी स्टेप है इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। कितना है ऑक्सीडेशन, फर्स्ट है ना, ऑक्सीडेशन पहली बार हुआ। ओके, बाद में ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड से क्या बनता है, अल्फा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है ना। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है जो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, CO2 लॉस होता है ना। ओके, एक पायरुवेट एसिड से एक CO2, 2 पायरुवेट एसिड से 2 CO2 बन गए, जो भी कैलकुलेशन होगा। अब ये है स्टेप नंबर 4। बाद में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड आल्सो पढ़ रहा है। फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड इन द TCS साइकिल। एग्जाम में पूछ सकते हैं TCS साइकिल में 5 कार्बन का कंपाउंड कौन सा है, तो 5 कार्बन का कंपाउंड है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। उसी को कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। 5 कार्बन का जो कंपाउंड है उसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्योंकि ये क्या था, ये था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या था, ट्राई कार्बोक्सिलिक था, और ये क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक है। क्योंकि एक CO2 चला गया तो उसको कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन गया। बाद में क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से क्या बनता है, सक्सिनिल। सक्सिनिल कोएंजाइम में बनता है, कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 चीजें होती है। एक तो 2 NAD से 2 NADH2 बनता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और उसी के साथ 2 CO2 निकलते हैं। तो इसका नंबर, ये स्टेप नंबर 5 है, और उसको हम क्या नाम देंगे, स्टेप नंबर 4 को क्या नाम दिया था मैंने, डी कार्बोक्सिलेशन। स्टेप नंबर 4 को क्या नाम दिया था, डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि CO2 निकल जा रहा है। स्टेप नंबर 5 को क्या नाम दूंगा, स्टेप नंबर 5 को नाम दूंगा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें होती है, यहाँ पे 2 चीजें होती है। एक तो हाइड्रोजन निकल जा रहा है, हाइड्रोजन निकल जा रहा है, निकला हुआ हाइड्रोजन NAD लेता है, NAD से NADH2 बनता है। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। साइकिल से हाइड्रोजन चला जा रहा है ना, साइकिल से हाइड्रोजन चला जा रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ। और दूसरी चीज क्या हुई, CO2 बाहर निकल गया, तो उसको कहेंगे डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये हो गए 5 स्टेप्स। बाद में सक्सिनिल कोएंजाइम से क्या बनता है, सक्सिनेट बनता है। क्या बनता है, सक्सिनेट। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे 2 चीजें होती है, यहाँ पे 2 चीजें होती है। एक तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, इसलिए कहते हैं हाइड्रेशन। 6 नंबर स्टेप है। ओके, स्टेप नंबर 6 है। यहाँ पे 2 चीजें होती है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, इसीलिए कहते हैं हाइड्रेशन। और उसी के साथ वहाँ पे एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। मतलब क्या होता है, 2 GDP से क्या बनता है, 2 GDP बनता है। पहले 2 GDP से 2 GDP बन गया, और फिर बाद में जब GDP से और GDP बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, 2 ADP से 2 ATP फॉर्मेशन होता है। सो रिमेंबर हियर ATP फॉर्मेशन occur in the step number 6। स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, ATP फॉर्मेशन होता है। कितने, 2 ATP फॉर्मेशन होते हैं 2 क्रेब्स साइकिल में। 2 पायरुवेट एसिड से 2 ATP फॉर्मेशन होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन। डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन, सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। ओके, कहाँ पे हो रहा है, 6 नंबर स्टेप में। तो 6 नंबर स्टेप को क्या नाम दूंगा, 2 नाम दूंगा। कौन से, एक हाइड्रेशन, मतलब एडिशन ऑफ वाटर हुआ, और उसी के साथ क्या, फास्फोराइलेशन। हाइड्रेशन एंड फास्फोराइलेशन, मतलब वाटर ऐड हो रहा है, उसी के साथ ATP बाहर निकल रहा है, तो उसको फास्फोराइलेशन कहते हैं। बाद में सक्सिनेट से क्या बनता है, सक्सिनेट से बनता है फ्यूमारेट। सक्सिनेट से क्या बनता है, फ्यूमारेट। याद रखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 FAD से 2 FADH2 बनता है। व्हाट इज FADH2, रिड्यूसिंग कोएंजाइम है। आपको बताया था रिड्यूसिंग कोएंजाइम 2 है, एक NAD और दूसरा FAD।
NAD का NADH2 बन रहा है, FAD का FADH2 बन रहा है, ये दोनों क्या है रिड्यूसिंग कोएंजाइम है। इनका क्या होने वाला है, इनका ETS साइकिल में ब्रेकडाउन होने वाला है और उससे और ATP बनने वाले ना। मतलब क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, क्रेब्स साइकिल में एक्चुअल ATP दो ही बनते हैं डायरेक्ट, बाकी के जो ATP है क्रेब्स साइकिल में बनने वाले वो थ्रू ETS बनते हैं ना। तो कैसे बनते हैं वो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा आपको। ओके, आपको पहले स्टेप समझ में लेना है। कौन कौन से स्टेप है, सक्सिनेट बन गया, सक्सिनेट से फ्यूमालेट बन गया, ये हो गई स्टेप नंबर कितनी 7 नंबर स्टेप हो गई। फ्यूमालेट से क्या बनता है, बाद में मैलिक बनता है, मैलिक एसिड कितने कार्बन का 4 कार्बन का। फ्यूमालिक एसिड से क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है और वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है तो उसको होता है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन बोलते हैं। और बाद में ये हो गया कौन सा स्टेप, स्टेप नंबर 8 और बाद में 9 स्टेप्स। 9 स्टेप में क्या होता है फिर और 2 NAD से 2 NADH2 बनता है, मतलब यहाँ पे और ऑक्सीडेशन होता है। ये 9 नंबर स्टेप्स एंड दैट ऑल स्टेप ऑफ द ये जो पूरा होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो याद रखिए ये है फिर दिस इज द क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं, जिसके अंदर कितने स्टेप बोला मैंने आपको, 9 स्टेप बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और स्टेप के नाम भी दिया मैंने आपको। 7 स्टेप को क्या कहेंगे, 7 स्टेप को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन, फर्स्ट, यहाँ पे कितना हुआ, सेकंड। ओके, यहाँ पे कितना होगा ऑक्सीडेशन, थर्ड होगा। और 8 नंबर स्टेप का नाम क्या है, स्टेप नंबर 8 का नाम है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। एंड स्टेप नंबर 9 इज आल्सो कॉल्ड एज अगेन ऑक्सीडेशन। कितना, 4th नंबर, मतलब क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन कितने बार हो रहा है, 4 बार। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन कितने बार हो रहा है, 4 बार। कौन से, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 प्लेस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल में। ओके, उसी के साथ क्रेब्स साइकिल में CO2 कितने बार निकल रहा है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, CO2 2 बार निकलते हैं। और अगर पूछा गया आपको क्वेश्चन 1 पायरुवेट एसिड से कितने CO2 निकलेंगे, 1 पायरुवेट एसिड से कितने CO2 निकलेंगे, तो 1 2 और 3 CO2 निकलेंगे 1 पायरुवेट एसिड से। और 2 पायरुवेट एसिड कितने निकलेंगे, 6 CO2 निकलेंगे, उसका डबल करना है बस। तो ये आपको कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ ATP मैं आपको बताऊंगा। ये है स्टेप के नाम, कितने स्टेप हो गए, 9 स्टेप्स। और ये पूरी साइकिल कौन सी, क्रेब्स साइकिल पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये टोटल क्रेब्स साइकिल जिसमें 9 स्टेप्स है। अभी बात आ गई एंजाइम की, अभी बात आ गई एंजाइम की। एंजाइम कैसे फॉर्म होता है और क्या नाम है उसका मैं आपको डिटेल में दूंगा, ठीक है। अभी क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको बताया मैंने, क्या होता है TCA साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल एंटर इन द साइक्लिक पाथवे। ये क्या है, क्रेब्स साइकिल साइक्लिक पाथवे, मतलब जो भी रिएक्शन होते हैं, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं साइकिल में होते हैं। और आपको बताया था मैंने साइक्लिक पाथवे में क्या होता है, जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो रीजनरेट होता है ना। इनिशियल प्रोडक्ट कौन सा था, OAA, वो रीजनरेट होता है और फॉर्म होता है। ओके, एंड नेम्ड एज क्रेब्स साइकिल। इसको किसने डिस्कवर किया, सर हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया। ओके, कहाँ पे, पिजन के मसल में, पिजन पता है कबूतर, उसके मसल में ये साइकिल उन्होंने डिस्कवर की। कौन सी, TCA साइकिल एंड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन रिमूव्ड। तो मैंने पहले बोला था मैंने आपको, इस साइकिल में क्या होता है, पूरे साइकिल में हाइड्रोजन निकलता है। तो पहले निकला हुआ हाइड्रोजन कौन निकल लेता है, कोएंजाइम में। याद रखो दिस कोएंजाइम में जो है, दिस कोएंजाइम में इज रिसाइकल। ये जो कोएंजाइम है कि नहीं, ये जो कोएंजाइम में फॉर्म होता है वो रिसाइकल होता है। वैसे यहाँ पे भी याद रखो, यहाँ पे भी याद रखो, ये जो सक्सेसिव कोएंजाइम से कोएंजाइम निकला है वो भी कोएंजाइम में क्या होता है, कोएंजाइम जहाँ बनता है, कोएंजाइम जहाँ बनता है वो कोएंजाइम क्या होता है, रिसाइकल होता है। मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, बाद में और रिसाइकल होता है। तो कोएंजाइम में यहाँ पे यूज होता है और यहाँ पे भी यूज होता है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, क्या होता है प्रोडक्ट में। कोएंजाइम वाली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और कोएंजाइम में क्या होता है फिर, कोएंजाइम में क्या होता है, हाइड्रोजन लेता है और हाइड्रोजन जो निकलता है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है बाद में, ठीक है। और हाइड्रोजन आइटम निकला है बाद में। TCA साइकिल जो है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड बोला मैंने आपको, उसको कहते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, जहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। याद रखिए ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताई इसके जो एंजाइम्स है all the enzymes of Krebs cycles are soluble in the mitochondrial matrix। क्रेब्स साइकिल में लगने वाले जितने भी एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सोल्यूबल है, खाली एक छोड़ के। कौन है वो कौन है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम है जो यहाँ पे यूज होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम है जिसको हम कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो जो है उसको कॉम्प्लेक्स 2 भी बोलते हैं, याद रखो यहाँ पे यूज होता है। वो खाली रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और बार रिपीट कर रहा हूँ, क्रेब्स साइकिल के अंदर यूज होने वाले सभी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर रहते हैं, सोल्यूबल है, मगर एक एंजाइम छोड़ के, कौन सा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 कहते हैं, इंग्लिश में बताऊंगा मैं आपको कॉम्प्लेक्स 2 क्यों कहते हैं। एंड दैट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बस ये बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है बस, ठीक है। और मेम्ब्रेन, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाद में स्टेप के नाम को तो मैंने बताया आपको, स्टेप के नाम तो बताया मैंने आपको, ओके। अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसकी हिंट दे रहा हूँ, याद कैसे रखना है, ओके। क्रिकेट इंडियन टीम, क्रिकेट इंडियन टीम, ओके, स्पीडली, सेंड, फ्यू, मनी, ऑर्डर। और एक बार साइकिल बता रहा हूँ जो हिंट दे रहा हूँ आपको साइकिल की। क्रेब्स साइकिल याद रखने के, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है, ये क्रेब्स साइकिल दिमाग में नहीं बैठती है, भूल जाते हैं बच्चे बार बार, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ याद रखने के लिए। क्रिकेट इंडियन टीम, ओके, स्पीडली, सेंड, फ्यू, मनी, ऑर्डर। वो मतलब ऑब्जर्व सक्सिनेट और के मतलब कीटोकुलर एसिड, ये वो क्या कंसीडर करना है। तो ये क्रेब्स साइकिल का मैंने आपको हिंट बताया, दिस इज द हिंट ऑफ क्रेब्स साइकिल। वैसे मैं आपको एंजाइम के नाम की हिंट दूंगा, तो पहले स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है रिएक्शन के अंदर देखते हैं। पहला स्टेप तो आपको क्लियर हो गया कि जहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, एसिटिल ग्रुप निकल जाता है और सिट्रिक एसिड सिंथेसिस होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है यहाँ पे, उसका नाम है सिट्रेट सिंथेटेज, ओके। दिस इज द नेम ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम का नाम मैं आपको सर्कल में दिखा रहा हूँ, ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ। ये सिट्रेट सिंथेटेज पहला एंजाइम है जो पहले रिएक्शन में यूज होता है, ओके। और वो क्या करता है, फिर सिट्रिक एसिड फॉर्म करता है। कोएंजाइम में जो है, कोएंजाइम में वो रिसाइकल हो जाता है, निकल जाता है बाहर इस साइकिल में, ओके। क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता। सेकंड रिएक्शन कौन सी है? सिट्रिक एसिड से क्या बनता है? सिस एकोनिटिक एसिड बनता है, ओके। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? यहाँ पे एंजाइम है एकोनिटेज, ओके। यहाँ पे भी सेम ही है और यहाँ पे भी सेम ही है, मगर मतलब ये जो आइसोमराइजेशन स्टेप बोली मैंने आपको सेकंड, यहाँ पे दोनों में क्या है, सेम एंजाइम है। कौन सा? एकोनिटेज नाम का एंजाइम है, ओके, जो आइसोसिट्रिक एसिड फॉर्म होता है। और मैंने आपको पहले बोला है सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है ना, इंटरकन्वर्टेबल प्रोडक्ट है, ओके। बाद में क्या होता है, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसल्फोनिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? फिर यहाँ पे जो एंजाइम्स है, ओके, वो है सक्सिनेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, ओके। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है क्या नाम है उसका? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे का एंजाइम कौन सा है? दिस इज द एंजाइम कॉल्ड एज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और आपको मैं एक हिंट देता हूँ अभी, जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन निकल जा रहा है, जहाँ साइकिल में हाइड्रोजन निकल जा रहा है तो उसको कहते हैं डिहाइड्रोजनेज। और किससे निकल जा रहा है? आइसोसिट्रिक एसिड से। तो आइसोसिट्रिक एसिड निकल गया, आइसोसिट्रेट, हाइड्रोजन निकल गया, डिहाइड्रोजनेज। तो याद रखिए ऑक्सीडेशन का और एक नाम है, ऑक्सीडेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेशन। पता होगा आपको, ओके। केमिस्ट्री में आपको पता होगा जब हाइड्रोजन लॉस होता है तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, ओके। हाइड्रोजन लॉस होता है तो, और उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन 4 जगह पे हो रहा है, मैंने आपको पहले बोला, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2,
यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 4 टाइम ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पे क्रेब्स साइकिल में। तो ये पहला ऑक्सीडेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, और क्या बन गया फिर, क्या बन गया, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन गया जो 5 कार्बन का था ना। ओके, ऑक्जेलो सक्सिनेट से क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है। ओके, और यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है डी कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे जो एंजाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है डी कार्बोक्सिलेज। ओके, कौन सा एंजाइम, रिएक्शन नंबर 4 में यूज होने वाला एंजाइम है डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहाँ पे CO2 लॉस होता है। ओके, बाद में रिएक्शन नंबर 5 में कौन सा एंजाइम यूज होता है, रिएक्शन नंबर 5 में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कौन है, अल्फा कीटोग्लूटारिक, अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक तो डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, उसी के साथ डिकार्बोक्स हो रहा है, इसलिए इसको कहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहा है। ओके, और उससे क्या बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम में बनता है ना, क्या बन रहा है, सक्सिनिल कोएंजाइम में बनता है। बाद में ये हो गया कौन सी स्टेप, फिफ्थ स्टेप। 6 नंबर स्टेप में क्या होता है, सक्सिनेट थायोकाइनेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, हियर द एंजाइम यूजेस सक्सिनेट थायोकाइनेज, थायोकाइनेज। ओके, क्योंकि यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है ना, इस एंजाइम में क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, उसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, हाइड्रेशन होता है, जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल एटीपी फॉर्मेशन बोलते हैं, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन बोलते हैं, जो जीटीपी से बनता है, जीटीपी से एटीपी बनता है, तो इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल एटीपी फॉर्मेशन। तो ये होता है सक्सिनेट थायोकाइनेज। बाद में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। 7 नंबर स्टेप में कौन सा एंजाइम है, 7 नंबर स्टेप में कौन सा एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, जिसको हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आंसर पड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स सेकंड कहते हैं, जो इतिहास में आपको बताऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है ये, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का रहता है, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। 7 नंबर रिएक्शन में यूज हुआ। 8 नंबर रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है, 8 नंबर स्टेप में एंजाइम होता है फ्यूमारेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, फ्यूमारेज यूज होता है। ओके, कहाँ पे, 8 नंबर स्टेप में एंजाइम है फ्यूमारेज, और 9 नंबर स्टेप में है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। ओके, क्योंकि मैंने आपको बोला था जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन निकल जा रहा है उसको डिहाइड्रोजिनेज कहिए। तो यहाँ पे ये टोटल 9 एंजाइम है, 9 रिएक्शन है, 9 स्टेप्स है, और ये पूरा क्रेब्स साइकिल यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, एक्सप्लेनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना है क्या हो रहा है। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या होता है, फिर कोएंजाइम में रिसाइकल होता है, और उसी के साथ NAD से NADH2 बनता है। ठीक है, कौन से 4 स्टेप में, 5 स्टेप में क्या होता है, 5 नंबर स्टेप में क्या हो रहा है, ओके, NADH2 फॉर्म हो रहा है। 6 नंबर स्टेप में क्या हो रहा है, 6 नंबर स्टेप में ATP फॉर्मेशन होता है। व्हाट फॉर्म, ATP फॉर्मेशन ऑकर फ्रॉम GTP से बनता है। एंड फ्यूमेरिक एसिड बाद में 7 नंबर स्टेप में क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड बनता है ना, 7 नंबर स्टेप में फ्यूमेरिक एसिड बनता है, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, जहाँ 4 कार्बन का है। बाद में यहाँ पे क्या होता है, जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो रिड्यूसिंग कोएंजाइम अलग है, कौन, एपीडी से एपीडीएच2 बनता है ना, कब, फ्यूमेरिक बनता है। बाद में 8 नंबर स्टेप पे क्या हो रहा है, हाइड्रेशन, मतलब वाटर यूज होता है, तो वहाँ पे एंजाइम है फ्यूमेरेज एंजाइम यूज होता है। और 9 नंबर स्टेप पे क्या होता है, NADH से और NADH2 बनता है ना, NAD से NADH2 बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेब्स साइकिल पे याद रखो, ऑक्सीडेशन 4 टाइम हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन 2 टाइम हो रहा है, और हाइड्रेशन 3 टाइम हो रहा है। 3 टाइम कहाँ पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 टाइम वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, इसीलिए कहते हैं हाइड्रेशन। ये नहीं कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 जा रहा है, 1 आ रहा है ना, तो इसलिए ये नहीं कंसीडर करेंगे। 3 टाइम हाइड्रेशन, 2 टाइम डिकार्बोक्सिलेशन, और 4 टाइम ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल में। और पायरुवेट से कितने बार होता है, कहा गया, तो पायरुवेट का कैलकुलेशन अलग आएगा, क्योंकि पायरुवेट से कहा गया तो ये भी आएगा इसमें। अगर पायरुवेट से पूछा गया तो उसमें लिंक रिएक्शन में आपको कंक्लूड करना है। ओके, इंक्लूड करके आपको कंक्लूजन करना है, उसका देना है कैलकुलेशन। ठीक है, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, NADH2
3H2 and 1 FADH2 and 2 molecule of CO2। देखो एक पायरुवेट एसिड से क्या बन रहा है, एक पायरुवेट एसिड से क्या बनता है, 1 molecule of pyruvate और 2 molecule of pyruvate। थोड़ा कैलकुलेशन देता हूं मैं आपको। 1 pyruvate और 2 pyruvate से क्या बनता है। ओके, ये साइकिल तो आपको क्लियर है, अभी साइकिल तो आपको क्लियर है। ओके, तो क्या है साइकिल में, 1 pyruvate से क्या बनता है और 2 pyruvate से क्या बनता है। क्योंकि मैंने बोला आपको क्रेब्स साइकिल ऑपरेट ट्वाइस, 1 pyruvate से क्या क्या बन रहा है, 1 ATP 3 NADH2, ओके, 1 FADH2 एंड 3 CO2 रख कहाँ पे, ये पायरुवेट से बन रहा है ये सब कुछ। ओके, 2 molecule of CO2 बनता है। ओके, रिलीज 1 molecule of acetyl coenzyme। ओके, पायरुवेट से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो पायरुवेट में क्या बोल रहा हूँ, पर acetyl coenzyme। ओके, acetyl coenzyme से बोल रहा हूँ, acetyl coenzyme से। तो पायरुवेट से क्या हुआ, फिर पायरुवेट से ATP बन गए और ये भी आप कंसीडर करोगे तो 3 NADH2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 पायरुवेट से बता रहा हूँ ना, बाद में FADH2 है और 3 CO2 है, तो 2 पायरुवेट से क्या होगा, 2 पायरुवेट से क्या होगा, 2 ATP, बाद में कितने NADH2 पायरुवेट से, ये 2 और नीचे वाले 3, मतलब 8 NADH2 हो गए, पायरुवेट से बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। बाद में FADH2 कितने हो गए, 2 FADH2 और CO2 कितने हो गए, 6 CO2। ओके, अगर आप लिंक रिएक्शन के साथ कैलकुलेशन करोगे तो ये पूरा क्या आएगा कैलकुलेशन इसका, ये साइकिल का। ओके, और ये पायरुवेट एसिड अगर लेते हो आप तो थोड़ा अलग कैलकुलेशन आएगा। ओके, 2 पायरुवेट एसिड क्या आएगा, 2 ATP 6 NADH2 2 FADH2 2 molecule of acetyl coenzymes। मतलब अगर acetyl coenzyme से आप क्या कंसीडर करते हो, पायरुवेट से बना हुआ एक acetyl coenzyme कंसीडर करते हो, एक acetyl coenzyme, तो क्या आएगा, ये आएगा। पायरुवेट से बना हुआ एक acetyl coenzyme कंसीडर करते हो तो ये आएगा, और पायरुवेट से बना हुआ 2 acetyl coenzyme कंसीडर करते हो, 2 acetyl coenzyme कंसीडर करते हो तो क्या आएगा फिर, तो यहाँ पे 6 NADH2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 CO2 आएगा ना। ओके, तो ये पूरा पायरुवेट से है, और अगर ये ऐड करते हो उसके अंदर तो पूरा कैलकुलेशन अलग है, मतलब पायरुवेट से बना हुआ जो कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। एंड FADH2 फॉर्म होते हैं एंड कंटिन्यू कोएंजाइम साइकिल FADH2। और मैंने आपको बोला जो NADH2 और FADH2 बनते हैं ना, यहाँ पे जो भी NADH2 और FADH2 बनते हैं वो जाते हैं ETS में, और ETS में जाके उसका टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है और उससे ATP बनते हैं। याद रखो ETS में 1 molecule of NADH2 gives 3 ATP। ETS में क्या होता है, एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। कहाँ पे ETS में बोल रहा हूँ, ETS में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको स्टेप के नाम, एंजाइम के नाम, और रह गया ओवरऑल इक्वेशन, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। पूरा क्रेब्स साइकिल में क्या क्या होता है, पूरी जो क्रेब्स साइकिल है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ओके, उसको कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो आपको तो पता है साइकिल अगर आपको याद रह गई, साइकिल अगर आपको याद आती है तो आपको पता होगा। अभी एंजाइम के नाम के लिए हिंट बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैं आपको साइकिल के लिए हिंट बताया था, एंजाइम के नाम के लिए हिंट बता रहा हूँ। एंजाइम के नाम के लिए हिंट है so add another, ओके, एंजाइम का नाम so add another, dance Devon slipped down, dance Devon slipped down, five मतलब फ्यूमेरेज एंड ड्रिंक मतलब डिहाइड्रोजनेज, ये पूरे एंजाइम के नाम है। तो ये एंजाइम आप 9 स्टेप में याद रख सकते हो, इसका मैं आपको हिंट दिया एंजाइम का भी, ठीक है। अभी ओवरऑल कैलकुलेशन क्या है इसका, क्या हो रहा है, 1 molecule of pyruvate लिया, 1 molecule of pyruvate लिया, ओके, क्या 1 pyruvate लिया तो क्या होगा, 1 pyruvate प्लस 4 NAD प्लस 2 क्या 1 pyruvate के लिए 4 NAD है, ओके, 4 NAD है। FAD कितना है, FAD कितना है, 1 FAD, बाद में 4 H2O, 4 molecule of H2 इनॉल होते हैं, प्लस
plus ADP plus IP. ओके, एंड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये पूरे एंजाइम रहेंगे तो क्या बनेगा, वन मॉलिक्यूलर पायराइड से क्या बनेगा फिर बाद में. ओके, व्हाट हैपन इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ओके, CO2 कितने निकलेंगे, 3 CO2 निकलेंगे ये पायराइड से 3 CO2 निकलते हैं. ओके, 4 NAD से क्या बनेंगे, 4 NADH2 बनेंगे. 3 CO2 बाहर निकलेंगे, 4 NADH2, then 4H plus, then 2 FADH2, then okay, what then form, ATP फॉर्म होता है, एंड देन वाटर ये होता है प्रोडक्ट बाहर निकलने वाला, ये यूटिलाइज होने वाला. ये हो गया यूटिलाइजेशन, ये हो गया प्रोडक्शन. तो ये यूटिलाइज होते हैं. तो ये पायराइड के लिए मैंने लिया. अगर मैं 2 पायराइड लूंगा तो क्या होगा, 2 पायराइड लिया तो क्या होगा, एक यहाँ पे क्या होगा 2 पायराइड का, CCO2 ADNADH2 है ना, वो या सॉरी यहाँ पे एक FADH2 लेना था तो यहाँ पे क्या होगा 2 FADH2 देन 2 ATP ना. ओके, 2 पायराइड लूंगा तो ये होगा कैलकुलेशन, और एक पायराइड लिया तो ये कैलकुलेशन होता है. सो दिस अबाउट द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन अबाउट द क्रेब्स साइकिल. ओके, जिसको हम PCS साइकिल कहते हैं, जिसके नाम मैंने स्टेप बताया, एंजाइम के नाम बताया और एक्सप्लेनेशन दिया है. Next part of the chapter is ETS cycle. You know that glycolysis results in pyruvate. Based on the availability of oxygen, pyruvate either undergoes anaerobic or aerobic respiration. Aerobic respiration involves the transport of pyruvate from cytoplasm into the mitochondria for complete oxidation in Krebs cycle. It also involves the transfer of hydrogen ions and electrons from the coenzymes NADH plus H plus and FADH2 to oxygen in the electron transport system, or ETS, for ATP synthesis. Now, let's see how the complete oxidation of pyruvate takes place. Inside the mitochondria, the pyruvate undergoes oxidative decarboxylation in the presence of the pyruvate dehydrogenase enzyme NAD+ and coenzyme A. The NAD+ is reduced to NADH plus H+, and coenzyme A combines with the acetyl group of pyruvate to form acetyl CoA. The acetyl coenzyme A thus formed enters Krebs cycle, which has been named after the scientist Sir Hans Adolf Krebs. Krebs cycle starts with the reaction of acetyl coenzyme A with oxaloacetic acid to form citric acid, catalyzed by the enzyme citrate synthase with the release of coenzyme A. The first product of Krebs cycle is citric acid, and hence the cycle is also called the citric acid cycle or the tricarboxylic acid cycle. The citric acid thus formed isomerizes to form isocitric acid. The isocitric acid is then oxidized in the presence of NAD+ to form oxalosuccinic acid, which is later decarboxylated to form alpha-ketogluteric acid. This alpha-ketogluteric acid undergoes oxidative decarboxylation using coenzyme A to form succinyl coenzyme A, along with the reduction of NAD+ to NADH plus H plus ion. The succinyl coenzyme A formed is hydrolyzed to succinic acid with the release of coenzyme A. This reaction also results in the production of guanosine triphosphate or GTP, a high-energy molecule from GDP, by substrate-level phosphorylation.
The GTP thus formed is again converted back into GDP, coupled with the synthesis of ATP from ADP. The succinic acid formed in the previous reaction is oxidized to fumaric acid with the reduction of FAD plus to FADH2. The fumaric acid is hydrolyzed to malic acid, which is then oxidized to oxaloacetic acid with the reduction of NAD plus to NADH plus H plus ion. For Krebs cycle to run continuously, oxaloacetic acid, NAD plus and FAD plus need to be regenerated. The summary equation of Krebs cycle is as shown here. The net gain of Krebs cycle in the conversion of 2 molecules of pyruvate is 2 molecules of ATP, 8 molecules of NADH plus H plus, and 2 molecules of FADH2. So far, the energy harvested has resulted in the direct synthesis of only 4 molecules of ATP. Further generation of energy as part of aerobic respiration takes place in the electron transport system or ETS.